नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे पहले उत्तराखंड का जो वन वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फिर उत्तराखंड के वन आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। फिर उत्तराखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कि वन वर्गीकरण के घटक से संबंधित पहला सवाल कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन मिलते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत देखने को मिलेगा, ये आपके 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके 41% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम प्रतिशत वन मिलते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो प्रतिशत में वन देखने को मिलेंगे, आपके 4000 मीटर से अधिक जब हाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे कम वन प्रतिशत देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके 0.05% वन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो जो साल वृक्ष है ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है, जैसे शिवालिक दून क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जहाँ 1500 मीटर से ऊंचाई पर जहाँ पे बारिश अधिक होती है, वहाँ ये आपके उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर तक पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन है। तो कोणधारी वनों का जो प्रमुख वृक्ष है आपका चीड़ है। और चीड़ आपके 900 से 1800 मीटर की हाइट में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। कोणधारी वन ज़्यादातर इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो 1800 से 2800 2700 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में आपके पर्वतीय शीतोष्ण वन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो उत्तराखंड में टुंड्रा तुल्य जो वनस्पतियाँ पाई जाती है आपके 3600 से आपके 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और इसके जो उदाहरण है आपके काई हो गया, लीचेन हो गया, इसके टुंड्रा तुल्य वनस्पतियों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो उप अल्पाइन वन और अल्पाइन वन जो ही आपके 2700 से 3000 मीटर तक हाइट में देखने को मिलेंगे। और इनके जो उदाहरण है आपके सिल्वर पर है, ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, देवदार है, बर्च है, बुरांस है। और ये तेलयुक्त लकड़ियों वाले वन होते हैं जो कच्चे जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्पाइन झाड़ियाँ तक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के जो देखने को मिलेगा, ये आपके 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलेगा। जैसे आपके जूनिपर हो गया, विल्ली हो गया, रिप्स हो गया, ये आपके अल्पाइन झाड़ियों के उदाहरण हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियाँ कौन सी है। तो उत्तराखंड के वनों में आपको रिंगाल की झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। भांग, सकीना और खिलमुड़ा की झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। काला हिलांसु, घिनू, घिंगारू, गोला, तुंगला, चमलाई, बिंदु आदि झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से। तो उत्तराखंड के वनों में जो आपके प्रमुख रूप से जो वन देखने को मिलेंगे, आपके बुरांस देखने को मिलेगा, बांज देखने को मिलेगा, चीड़, देवदार, अखरोट के पेड़ देखने को मिलेंगे, उत्तीस, भीमल और भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलेंगे, काफल और कचनार और आंवला के वृक्ष देखने को मिलेंगे, कटमालू, बैकल, मेहल के वृक्ष देखने को मिलेंगे, भमोर, ब्यामन और सुरई, अयार आदि वृक्ष आपको देखने को उत्तराखंड के जंगलों में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी अनुपयोगी वनस्पतियां जिनके उन्मूलन का प्रयास 2010 में किया जा रहा है। तो ये आपके लंटना, गाजर घास, काला बांसा और बसा बंसीगा, बासुकिया मेला जो नटग्रास है, इनके उन्मूलन का प्रयास 2010 से किया जा रहा है। अगला ऑप्शन करें कि चीड़ से वो कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग आपके बिरोजा और तारपीन बनाने में किया जाता है। तो जो लीसा है ये आपके चीड़ के वृक्ष से निकलता है और इसका यूज आपके बिरोजा और तारपीन बनाने में किया जाता है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड का वरदान स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांस के पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में केवल इसकी 5 प्रजातियां देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, जो बांज वृक्ष है ये इसको उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहा जाता है। और ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। और पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड में इसकी केवल 5 प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बांज
कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो जो सफ़ेद बांज की जो सफ़ेद प्रजाति जो है, ये उत्तराखंड में आपके यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से, जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सोना कहा जाता है, तो उत्तराखंड में सोना आपके बांज के वृक्ष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला और कृषि यंत्र बनाने और पशु चारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष कौन सा है? तो जो बांज वृक्ष है ये आपके सदाबहार वृक्ष है और ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराता है। और ये आपके कृषि यंत्र भी इससे बनाए जाते हैं, कोयला भी इससे बनाया जाता है, और पशु चारा के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसको गोबर खाद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकलने वाली हेतु उपयोग है। तो जो देवदार वृक्ष है ये आपके सबसे सबसे उत्तम इमारती लकड़ी है और इससे आपके तेल निकलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजकीय वनों में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश चीड़ के पाइन के वृक्ष है, फिर कौन से हैं? तो उत्तराखंड में आपके जो वनों की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष देखने को मिलेंगे आपके चीड़ के वृक्ष देखने को मिलेंगे, फिर आपके साल, बांज, स्प्रूस, पर और सैन, यूकेलिप्टस, देवदार, सागौन आदि वृक्ष देखने को मिलेंगे। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो वन आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टीडी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो ध्यान रखना, जो तिलाड़ी या रवाई आंदोलन हुआ था आपको 1930 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके टीरी रियासत के विरुद्ध हुआ था, और इसका उद्देश्य था आपके नए वन कानून को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस तिथि को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित जो 30 मई को आपके हर साल आपके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि 1972-73 में रैनी के वनों में अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर में चिपको आंदोलन के सूत्रपात करने वाली 23 वर्षीय विधवा महिला कौन थी? तो जो गोरा देवी थी आपके एक विधवा महिला थी, और ये 23 साल की उम्र में इन्होंने आपके चिपको आंदोलन को शुरुआत की थी। और जब 1973 में आपके जो वनों को आंदोलन कटाई की जा रही थी, तो गोरा देवी ने अपने गांव की महिलाओं को अपने साथ ले जाके वनों से चिपक गई थी, जिसकी वजह से इनको ये वनों को काटने पे रोक लगाई थी। तो चिपको आंदोलन का संबंध आपके गोरा देवी से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस आंदोलन का प्रारंभिक नारा था हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति सरकार बन जागे बनवासी जागे। तो चिपको आंदोलन का नारा था कि हिमपुत्रियों की ललकार बन जागे, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार बन जागे बनवासी जागे। यानी उत्तराखंड की बेटियों की जो ललकार है वो इस उत्तराखंड सरकार अपनी नीति को बदले और बन जागे बनवासी जागे जैसे जो नारे दिए थे, ये आपके चिपको आंदोलन के नारे थे। अगला क्वेश्चन करा कि चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, क्या है इस जंगल के उपार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। अगला क्वेश्चन करा कि किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया? तो जो चिपको आंदोलन था, इसको जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो गति देने का काम किया था, ये आपके सुंदरलाल बगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। अगला क्वेश्चन करा कि बगुणा ने नारा दिया था, तो सुंदरलाल बगुणा जी ने आपके हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन करा कि डूंगी पैंथोली वन आंदोलन किस वृक्ष की जंगलों की कटाई के विरुद्ध हुआ था? तो जो डूंगी पैंथोली आंदोलन हुआ था ये आपके चमोली जनपद में हुआ था, और ये आंदोलन आपके बांस के वृक्ष के कटाई काटने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि 80 के दशक में ऊपरे खाल गांव के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो पानी राखो आंदोलन था, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया था, और ये आपके पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि सच्चिदानंद भारती किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटवाई को रुकाया था? तो जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है, इसकी स्थापना आपके सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में हुई थी, और इस संस्था ने आपके जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी वनों की, उसको रुकाया था। अगला क्वेश्चन करा कि वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के विलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था ये आपके 1994 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके टिहरी के विलंगना क्षेत्र में हुआ था, और ये आंदोलन आपके वृक्षों को कटाई के रोक के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन करें, गढ़वाल क्षेत्र में 1995 में मैथी आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो जो मैथी आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके 1995 में हुई थी, और ये आंदोलन की शुरुआत आपके गढ़वाल क्षेत्र से हुई थी, और इसका जो सूत्रपात करता था ये आपके कल्याण सिंह रावत थे।
अगला क्वेश्चन करा है कि इस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती है। तो जो मैती आंदोलन था इसमें आपके केवल अविवाहित महिलाएं, अविवाहित लड़कियां शामिल होती है। अगला क्वेश्चन करा है कि विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोटा महल, जो कि आपके रुद्रप्रयाग में जगत सिंह चौधरी जंगली को ने तैयार किया था। तो जो मिश्रित वन खेती मॉडल है ये आपके जगत सिंह चौधरी जी के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और जगत सिंह चौधरी को आपके जंगली के उपनाम से जाना जाता है। और ये 30 साल से ये इन्होंने प्रयास किया था और इनका संबंध आपके रुद्रप्रयाग जनपद से था। अगला क्वेश्चन करा कि 1949 में वृक्षहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को आपके उत्तराखंड का वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि झपटो चीनो आंदोलन का प्रणेता कौन थे। तो छीनो झपटो आंदोलन के जो प्रणेता थे आपके गोविंद सिंह रावत जी थे। और इससे आपको उत्तराखंड के जो वन्य जीव संरक्षण है उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में, तो उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण में उत्तराखंड में तो 6 तो आपके नेशनल पार्क है, 7 आपके वन्य जीव विहार है, एक आपके पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, एक पक्षी संरक्षण आरक्षित सहित कुल 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, और एक आपके उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, और एक आपके जैव सुरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीआईबी के अनुसार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीआईबी के अनुसार अगस्त 2023 में उत्तराखंड में कुल कितने चिड़ियाघर थे। तो पीआईबी के अनुसार 2023 में उत्तराखंड में आपके 3 चिड़ियाघर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो पहला चिड़ियाघर है आपके मालसी डियर पार्क है, और ये आपके राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का दूसरा चिड़ियाघर जो कि आपके 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन है, और ये अपने तरह का पहला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर होगा, जो कि जिसमें आपके कार्बन न्यूट्रल जू होगा। तो जो उत्तराखंड का जो दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा ये आपके नैनीताल के गोलापार में बनाया जाएगा, और ये अपने तरह का ये पहला इंटरनेशनल लेवल का आपका चिड़ियाघर होगा, और इसमें आपके कार्बन न्यूट्रल जू देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन करा है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान जो है आपके नैनीताल में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना आपने 1936 में की थी, जिसे बाद में शामिल कर दिया गया था। तो जो मोतीचूर वन्य जीव विहार है इसको आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर दिया था। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो उत्तराखंड में आपके 6 नेशनल पार्क हैं। ये कार्बेट नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, और गंगोत्री नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में नैनीताल में गवर्नर हेली के नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। फिर 1957 में इसका नाम क्या कर दिया गया था। तो 1957 में नाम इसका आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना आपको 1936 में की गई थी, और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। और जब इसकी स्थापना की गई थी आपके हेली गवर्नर जनरल जो थे हेली थे उनके नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था, और आज़ादी के बाद इसका नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क हो गया था। 1957 में इसका नाम चेंज करके आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। अगला क्वेश्चन करा कि जिम कॉर्बेट का विस्तार कहाँ है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपके पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में स्थित है, या उन वहाँ पे फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो बीच में ये आपका पाटली दून है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में के मध्य से होकर गुजरता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से जो आपकी कोसी नदी, रामगंगा, मंडल और सोना नदी आदि नदियां निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अगला ऑप्शन कहा कि सर्वाधिक बाघ वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सर्वाधिक बाघ वाला जो नेशनल पार्क है ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड सॉरी देश में बाघों का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघों की डेंसिटी देखने को मिलेगी, या सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला वाला नेशनल पार्क है। अगला ऑप्शन करा कि कार्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो कार्बेट नेशनल पार्क को आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, आपके 1973 में शामिल किया गया था। या यूं भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 में हुई थी, ये ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है इसको आपके जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, ये आपके 2015 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला और गौरी रेंज में है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है इसमें आपके एशियाई हाथियों के साथ साथ आपके चीला, गौरी और बाघ, टाइगर भी देखने को मिलेंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क चिला रेंज के पर्यटकों हेतु उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपके एलिफेंट की सफारी का आप मजा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है। तो जो फूलों की घाटी है जो है यह पुष्पावती नेशनल पार्क है, यह आपके नर और जो गंधमादन पर्वत है इसके बीच ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है। तो जो पुष्पावती नदी है आपकी फूलों की घाटी में बहती है। अगला ऑप्शन करा कि 1892 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन करा कि 1990 में स्थापित गोविंद और 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना आपको 1990 में की गई थी और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1899 में की गई थी। और गोविंद और गंगोत्री नेशनल पार्क जो दोनों ही है आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। अगला ऑप्शन करा कि 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में विस्तृत है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क इसकी स्थापना आपके 1983 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है ये आपके देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जनपद में फैला हुआ है और इसका जो मुख्यालय है आपके राजधानी देहरादून में है। अगला ऑप्शन करा कि हाथी और बारह सिंहों हेतु प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है आपके हाथियों और बारह सिंहों के लिए फेमस है। अगला ऑप्शन करा कि एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो एशियाई हाथी के लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है ये आपके राजाजी नेशनल पार्क फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो फूलों की घाटी आपकी चमोली में स्थित है और ये आपकी कस्तूरी मृगों वाला नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करके सबसे पुराना सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पुराना जो है ये आपका कार्बेट नेशनल पार्क है और सबसे नया आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, ये परीक्षा वाणी थोड़ा इसमें गलत देती है क्योंकि अभी कह रहा है ये देखो यहाँ पे देखो, ये कह रहा है यहाँ पे दे रहा है कि जो गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना आपको 1990 में और गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। तो जब गंगोत्री की स्थापना पहले हो रखी गोविंद से पहले, तो फिर सबसे नया ये होना चाहिए ना गोविंद नेशनल पार्क। ये परीक्षा वाणी में थोड़ी मुझे लग रहा है मिस्टेक है, तो इसको आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे इसको एक बार देख लेना। कहाँ पे पहुँच गए थे। ये उत्तराखंड का सबसे पुराना और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो सबसे पुराना तो ध्यान रखना आपके कार्बेट नेशनल पार्क है और सबसे नया अगर परीक्षा वाणी के हिसाब से देखें तो इसमें आपके जो गोविंद नेशनल पार्क है ये सबसे नया नेशनल पार्क होना चाहिए क्योंकि स्थापना 1990 में दी गई है। बाकी आप अपने लेवल पे इसको एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन करा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है आपके गोविंद नेशनल पार्क, सॉरी गंगोत्री नेशनल पार्क है और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है आपके फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन करा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो जनपद है ये आपका चमोली जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार है। तो उत्तराखंड में आपके 7 वन्य जीव विहार है। एक आपके गोविंद वन्य जीव विहार है, फिर आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार है, अस्कोट वन्य जीव विहार है, सोना नदी वन्य जीव विहार है, बंसर वन्य जीव विहार है, मसूरी वन्य जीव विहार है और नंदौर वन्य जीव विहार है। अगला ऑप्शन करा कि वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु 2012 में गठित वन्य जीव विहार है। तो जो नंदौर वन्य जीव विहार है आपके नैनीताल में है और इसका गठन आपके 2012 में किया गया था। अगला ऑप्शन करके सबसे पुराना सबसे नया वन्य जीव विहार कौन सा है। तो सबसे पुराना जो वन्य जीव विहार है आपका गोविंद वन्य जीव विहार है और इसकी स्थापना आपको 1955 की गई थी और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो सबसे जो नया वन्य जीव विहार है ये आपके नंदौर वन्य जीव विहार है और इसकी स्थापना आपके 2012 में की गई थी और ये आपके नैनीताल और चंपावत जनपद में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार कौन सा है। तो जो अस्कोट वन्य जीव विहार है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और ये सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है। अगला ऑप्शन करेंगे सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगला ऑप्शन करें कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो जो मसूरी वन्य जीव विहार है ये आपकी राजधानी देहरादून में है और उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में कुल संरक्षण आरक्षित है। तो उत्तराखंड में कुल संरक्षण जो आरक्षित है ये आपके चार है। एक तो आपका आसन है, दूसरा आपका झिलमिल है, तीसरा आपका पावलगढ़ है, चौथा आपका नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपके देहरादून में है, झिलमिल आपके हरिद्वार में है, जबकि पावलगढ़ और नैना देवी कहाँ स्थित है, तो ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो ध्यान रखना आपके आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपके राजधानी देहरादून में, झिलमिल जो है ये आपके हरिद्वार में है, जबकि पावलगढ़ और नैना देवी जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में देहरादून में 2005 में स्थापित आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ध्यान रखना जो आसन वेटलैंड है ये आपके देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट घोषित किया गया था। तो जो आसन वेटलैंड को एंड कंजर्वेशन रिजर्व को जो रामसर साइट घोषित किया गया था ये आपके 2020 में घोषित किया गया था, अक्टूबर 2020 में किया गया था। इसमें मंथ भी आप ध्यान रखना। और जो रामसर है जो ये जगह है आपके ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि 12 सिंहों का बसेरा कहाँ स्थित है। तो 12 सिंहों का जो बसेरा है ये आपके हरिद्वार के झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 2015 में स्थापित किया गया था। तो जो नैना देवी हिमालयन वर्ड वर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी स्थापना आपके नैनीताल जनपद में की गई थी, और ये आपके पक्षियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और इसका गठन आपके 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैना देवी पक्षी रिजर्व में पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपके लगभग 600 प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है। तो उत्तराखंड में आपके एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है जो कि आपके गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है जो कि आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। तो उत्तराखंड में कुल जैव मंडल जो सुरक्षित क्षेत्र है आपका एक है, और ये आपके नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है, और इसको आपके 1988 में स्थापित या सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। और ये आपके चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में 586 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र कौन से हैं। तो उत्तराखंड के दो क्षेत्र ऐसे हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक तो आपके नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र जिसको आपके 1988 में शामिल किया गया था। दूसरी आपकी फूलों की घाटी है जिसको आपको 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन करा है मैरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। तो मैरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, और ये आपके राज्य सरकार द्वारा इसको गठन किया गया था या स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत सरकार द्वारा जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी आपके पिथौरागढ़ के कोटमनिया के पास स्थित मेहरौली में की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र फॉर्म कहाँ है। तो जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है आपके चमोली के गोपेश्वर के पास आपके कांचुला कर्क में है, और इसका गठन आपके 1982 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बर्फीले क्षेत्र में प्रमुख जंतु कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो जो हिमालयी भेड़ है ये आपके जो है आपके बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी बकरा, बर्फ का बाघ, घुघुती जिसका कबूतर जैसा पक्षी होता है, और हिलायसया कोकला, और आपके मलियो हिमालय कबूतर, चकोर, कोकलास हिमालय जिसको हिमालय मुर्गा भी कहते हैं, मोनाल, ये सब आपके बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। चनक, ये चीनी बटेर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में कुल भालू और गुलदार कितने हैं। तो 2008 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो भालू की संख्या आपके 2121 है, और गुलदार की संख्या आपके 2335 है। तो ये इतना याद नहीं रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार बंदर और लंगूरों की संख्या कितनी है। तो इन बंदरों और लंगूरों की संख्या कौन इतनी याद कर सकता है ना। कौन कुत्ते बिल्ली बंदरों की संख्या याद करना मुश्किल है ना, तो हमें याद नहीं करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि कस्तूरी मृग की संख्या कितनी है। तो 2008 में कस्तूरी मृग को ध्यान रख लेना, इसकी संख्या आपके 376 थी। बाकी मृगों की चित्तल की संख्या नहीं देखना है। फिर ये कह रहा है कि 2020 में गणना के अनुसार
78 घड़ियाल और 194 उदबिलात, जबकि मगरमच्छ कितने थे? 451। तो ये भी आपको याद नहीं रखना है, ये सारा इसमें कुछ नहीं याद रखना यार। इसमें आपके 2022 में आपके हिम तेंदुओं की संख्या पूछी गई है, तो हिम तेंदुओं की संख्या 2022 के हिसाब से 121 थी। फिर ये आपके टाइगर पूछ रहे हैं, 2022 में जो टाइगरों की संख्या थी आपके 560 थी, ध्यान रखना। और हाथियों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 2020 में जो हाथियों की संख्या थी आपकी 2026 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघों में कार्बेट में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। तो जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का जो गठन किया गया था आपके 2013 में किया गया था, और ये बाघों की सुरक्षा के लिए किया गया था, और कार्बेट नेशनल पार्क में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ संरक्षण में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का स्थान जो है आपका तीसरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक बाघ संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बाघ जो देखने को मिलेंगे ये आपके कार्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इनकी संख्या आपके 260 के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक हाथियों के वाला उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हाथी जो देखने को मिलेंगे ये आपके नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथियों के इलाज हेतु राज्य का पहला हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो पहला हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है ये आपके हरिद्वार के चिला वन रेंज में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घायल और बीमार वन्य जीवों के उपचार हेतु रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो घायल बीमार या वन्य जीव उपचार के लिए जो रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जा रहा है ये आपके हरिद्वार के चिड़ियापुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का पहला बंदरवाड़ा बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो बंदरवाड़ा बनाया जा रहा है ये आपके पिथौरागढ़ के चंडाक में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का बोले या भारत का बोले, भारत का जो पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो विकसित किया जा रहा है ये आपके उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना हेतु शुरू की गई थी। तो ये आपके 2012-13 में मानव जीवन संघर्ष रोकथाम योजना शुरू की गई थी, या यूँ बोले कि उत्तराखंड में मानव और वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये आपके इस चैप्टर का यही समाप्ति होती है, और जो इससे आगे जो अन्य चैप्टर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे।